सुर्खियों में। नमस्कार, केंद्रीय बजट पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा। श्रोता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया। बजट प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के मुताबिक सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित दिखा। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं उनके लिए किसान, महिला, युवा और गरीब 4 जातियां हैं। बजट में इनका भरपूर ध्यान रखा गया है। देश ही नहीं, दुनिया भर की कंपनियों की निगाहें भी भारत के बजट पर होती हैं। हालांकि यह बजट महंगा, सस्ता और इनकम टैक्स से परे बहुत कुछ हो गया है। वित्तीय चैनलों की बढ़ती संख्या और शेयर बाजार के प्रति आम लोगों के लगाव ने भी बजट को चर्चा का केंद्र बना दिया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि यह बजट सरकार के इस कार्यकाल के 5 वर्ष की दिशा तय करेगा और 2047 के विकसित भारत अभियान के सपने की नींव बनेगा। जाहिर है, इतनी गहमागहमी के कारण आम लोगों में भी बजट को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। वे बजट की खबरें तो शायद बीते कुछ घंटों से सुन ही रहे हैं, लेकिन इन खबरों के पीछे का विस्तार क्या है, आम लोगों के लिए क्या कुछ है बजट में, नफ़ा नुकसान कितना है, जैसे तमाम सवालों का उत्तर जानने के लिए वे भी बेताब होंगे। ऐसी ही तमाम जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम अपने इस खास कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप करम्बेलकर जी, आप वित्तीय मामलों के जानकार हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं राहुल जैन जी, आप जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और हमारी तीसरी खास मेहमान है दीप्ति चौरसिया जी, आप प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम लोगों की ज़रूरतों को बेहतर समझती हैं। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत प्रदीप जी आपसे, बजट को कैसे देखते हैं? सर, जैसा कि आपने बताया कि ये 7वां बजट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, और लगातार क्रम में अगर मेरी भाषा में कहें तो ये उम्मीदों का बजट एक बार फिर से है। उम्मीदों का बजट इसलिए क्योंकि जो आपने 4 वर्ग बताए, गरीब, मध्यम वर्ग, स्त्रियां और रोजगार, इन 4 को बहुत बेहतर ढंग से समाहित करने का प्रयास किया गया। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अपने कई वर्षों से यही कहता आ रहा हूं कि बजट आज की डेट में एक इस तरह की घटना है जिसमें आंकड़ों का पूरा विवरण दिया जाता है, पर विकास की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। बजट के अलावा भी केवल एक आय और व्यय का एक लेखा जोखा ही बजट है। पर इस बार बजट में बहुत सारी ऐसी योजनाओं को और ख़ास तौर पे ऐसे विचारधाराओं को दिया जा रहा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत में किस तरह से चेंजेस आएंगे और भारत किस तरह से विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ेगा, इस पर एक उम्मीद की जा सकती है। तो मैं इसको उम्मीदों का बजट कहूँगा। राहुल जी, आप बजट पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। 2 प्रकार के बजट होते हैं। एक बजट जो ब्यूरोक्रेट्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और एक बजट होता है जो पॉलिटिशियंस क्रिएट करते हैं। पॉलिटिशियंस जब कोई बजट बनाते हैं तो वो जमीन से जुड़ा हुआ बजट बनता है, क्योंकि वो जनता की जरूरतों को ब्यूरोक्रेट से ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं। मैं इसे एक पॉपुलिस्ट बजट बोलूंगा। ये एक पॉपुलिस्ट बजट है जो जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बनाया है। ये मुझे लगता है कि बजट के लिए ये एक सबसे अच्छा वर्ड इस समय होगा, पॉपुलिस्ट बजट। बिल्कुल, हम दीप्ति जी से भी जानते हैं बजट पे उनकी पहली प्रतिक्रिया, जो आपने समझा देखा अभी तक। देखिए, जो बजट है, बजट की पहली प्रतिक्रिया तो मैं यही कह सकती हूँ कि इसमें जो 9 मेन पॉइंट थे विकसित भारत की धारणा को लेकर जो मोदी सरकार चली है, और उनका तीसरा बजट है, तो उसमें जो मेन पॉइंट थे विकसित भारत के 9 पॉइंट, उनको सभी को जोड़ा गया है। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो रोजगार कौशल की उसमें बात हो, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, और साथ में मानव संसाधन के विकास की, शहरी विकास की बात हो, तो उन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। प्रदीप जी, जैसा दीप्ति जी ने कहा, भी 9 पॉइंट का उल्लेख किया। सरकार ने बजट में खास तौर पे 9 बिंदुओं का उल्लेख किया है और पूरा बजट इन 9 विषयों पे केंद्रित है। तो इन बिंदुओं को आप कैसे देखते हैं? इनसे पूरे देश के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य कहाँ तक हासिल होता है? अब 9 पॉइंट्स को तो विस्तार में हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक रूप से मैं जहाँ देखूँगा कि जो पूरा बजट है उसमें एक तो जैसा राहुल साहब ने कहा कि ये एक पॉपुलिस्ट बजट है, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी का मिक्स है। सो आपने देखा होगा इस पूरे बजट में रोजगार, युवा, कौशल विकास और साथ में बिहार और आंध्र प्रदेश, इन 5 को बड़ा व्यवस्थित ढंग से उन्होंने मिक्स किया है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट सरकार की और हर आने वाली पॉलिटिकल पार्टी का वही सबसे बड़ा एक ध्यान केंद्रण का केंद्र है। सो इन तीनों को ही बहुत अच्छे, और उनको सपोर्ट करने के लिए, इस थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए युवा उनके साथ बने रहें, विकसित हो। इसलिए आप देखेंगे हर क्षेत्र में, चाहे आप कृषि में देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम 400 जिलों में ड्रोन और आप डिजिटल उनका सब कुछ सर्वे करेंगे। जब आप कृषि माने हर क्षेत्र में उन्होंने विकसित डिजिटल टेक्निकल अनुसंधान में बात करेंगे तो आप अंतरिक्ष विज्ञान और न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा पर आप बजट बहुत सारा एलोकेट कर रहे हैं। पर्पस क्या है? कहीं पे भी आप देखेंगे तो इन 9 बिंदुओं में वो ये देख रहे हैं कि
हम विकसित भारत को दिखाएं, युवाओं को पुश करने के लिए, और जो चीज़ युवाओं को बेहतर लगती है आने वाले समय में, हम उसमें फंड को एलोकेट कैसे करें। तब आमतौर पे मध्यम वर्ग या सर्विस क्लास की सबसे पहले नज़र बजट में होती कि आयकर में क्या हुआ है। इस बार भी कुछ सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ने इस बार इंडिविजुअल्स के लिए काफ़ी आयकर में एक बड़ा चेंज हम कह सकते हैं कि लेके आए हैं। सबसे पहला बड़ा चेंज ये है कि जो सैलरी का स्टैंडर्ड डिडक्शन था, अभी तक जो सैलरीड एम्प्लॉइज़ को मिलता था वो 50,000 मिलता था, उसे सरकार ने बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। हालांकि इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए इसे थोड़ा और बढ़ाए जाने की उम्मीद थी, अगर सरकार इसको 1-1.25 लाख के आसपास रखती, क्योंकि नए टैक्स स्लैब में अगर आप देखेंगे तो कोई और चीज़ का डिडक्शन तो अवेलेबल है नहीं। ATC, ATD ये सारे डिडक्शंस तो अवेलेबल है नहीं, LIC और सारे इन्वेस्टमेंट के डिडक्शंस भी अवेलेबल नहीं है। तो एकमात्र डिडक्शन जो अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरीज पर जो मिलता है। तो अगर उसे 75,000 से थोड़ा और ऊपर 1-1.25 लाख के आसपास रखते तो शायद लोगों को और ज़्यादा खुशी हो सकती थी। परंतु फिर भी सरकार ने जो किया है, कम से कम मध्यम वर्ग के लिए कुछ तो बजट में कहा जा सकता है कि अवेलेबल है। साथ ही साथ आयकर में जो स्लैब रेट में उन्होंने चेंजेस किए हैं कि पहले 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% टैक्स था, अभी उसको 3 लाख से 7 लाख कर दिया है। तो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ गया है आपके पास में, और प्लस 7 लाख रुपए के अंदर अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में 87 का रिबेट भी अवेलेबल है। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए एक तरीके से देखें तो जीरो टैक्स आपके लिए वो मिल जाता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा जा रही है तो ही आप वो 3 से 7 लाख वाले 5% स्लैब में फॉल करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने अकॉर्डिंगली आगे बढ़ाते गए हैं, जैसे पहले 6 से 9 लाख था, उसके बाद वाला स्लैब 10% के लिए, अब उसको उन्होंने 7 से 10 लाख कर दिया है। फिर 10 से 12 लाख कर दिया है, 12 से 15 लाख कर दिया है 15%, और फिर 15 लाख से ऊपर वालों 20%, और फिर 15 लाख से ऊपर वालों के लिए उन्होंने 30% का स्लैब रेट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे ओवरऑल जो टैक्स हम दे रहे थे, कहीं ना कहीं इससे इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स बर्डन कम ज़रूर होगा। इससे क्या समझे, आज वित्त मंत्री ने कहा भी कि वो नई कर व्यवस्था पे सरकार काम कर रही है, और दूसरा ये भी कि हम देख रहे हैं धीमे धीमे सरकार पुरानी आयकर व्यवस्था से नई कर प्रणाली या नई इनकम टैक्स की तरफ बढ़ रही है। देखिए, सरकार ने कहीं भी ओल्ड टैक्स स्लैब भले ही अभी एग्जिस्टेंस में रखा हुआ है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी समय से, अगर आप देखेंगे जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है और जब से हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स का सिस्टम आया है, ये सारे डिडक्शंस काफ़ी समय से अवेलेबल हैं। तो लोगों ने इन सब डिडक्शंस को ध्यान में रखकर काफ़ी सारे अपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं। तो सरकार एकदम से उस पुराने स्लैब रेट को हटाना नहीं चाहती, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक ATC के डिडक्शंस थे, मेडिक्लेम के डिडक्शंस थे। तो सरकार नहीं चाहती कि वो एकदम से उसे डिमोलिश करे। लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं कि हमने तो ये टैक्स सेविंग के पर्पज से ही हमने ये सारी चीज़ें कर रखी थी। तो सरकार उसको चला रही है, लेकिन अब सरकार चाहती है कि देखिए, न्यू टैक्स स्लैब रेट का फंडा क्या है, इसका सिस्टम क्यों है, क्यों सरकार लेके आई है, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसने देखा कि 80C में जो 1.5 लाख का डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो वो वाकई में आपने स्कीम ले रखा है। तो सरकार चाहती है कि हम इतने एविडेंसेस आपसे मांगें कि आपने ये डिडक्शन ले रखा है, इसका एविडेंस दीजिए, ये डिडक्शन। इससे अच्छा है कि आप नए स्लैब रेट पर आ जाइए, हम सीधा आपको 7 लाख रुपए तक सिर्फ 5% हम आपसे टैक्स लेंगे। उसके बाद भी हम बहुत रैशनलाइज कर देंगे आपके टैक्स रेट को, ताकि सरकार चाहती यही है कि लोग धीरे धीरे ओल्ड टैक्स सिस्टम से शिफ्ट हो जाएं। और आज वित्त मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी था कि लगभग 2/3 इंडिविजुअल्स जो ITR भरते हैं वो ऑलरेडी नई व्यवस्था पर शिफ्ट हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं सरकार का यही पर्पज़ है नई व्यवस्था के पीछे, कि सरकार अब इन सब चीज़ों से जनता को मुक्त करना चाहती है। सरकार आपको बाध्य नहीं करना चाहती कि आप अपनी सेविंग्स को कहाँ रखो। सरकार अपने हिसाब से एक टैक्स व्यवस्था दे रही है, फिर ये सब आप पर हो जाएगा कि आप अपना पैसा जो कमा रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको उससे टैक्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। दीप्ति जी, क्या ये माने कि सरकार भी चाहती कि अब जमा की बजाय आप बाजार में खर्च करो, बाजार में पूंजी आएगी तो मार्केट रोटेट होगा और उससे सभी वर्गों को फ़ायदा होगा? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2008 में बड़ी मंदी आई थी, पूरी वैश्विक मंदी थी, उस समय सरकार ने एक स्कीम शुरू करी थी और वो आज तक चल रही है, नरेगा स्कीम। उसका मतलब ही यही था कि जब तक पैसे नहीं होंगे तो उसकी पेइंग कैपेसिटी व्यक्ति की कैसी होगी। तो मार्केट की लिक्विडिटी, जिसको बोलते हैं ना, मार्केट में तरलता बनाए रखने के लिए तो सरकार अक्सर ऐसी स्कीम लाती हैं। और जैसे अभी बोले हैं तो जो रोजगार की स्कीम आई है खासकर युवाओं के लिए कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में भी इंटर्नशिप करेंगे तो 5,000 युवाओं को देगी, तो उसकी भी
बेसिकली ये है कि जब हाथ में लिक्विडिटी होगी, जब पैसे होंगे तो खर्च होंगे, और आगे ग्रोथ का फंडा बेसिकली यही होता है। और जो चीज़ें छोटी करी गई हैं तरह तरह की, कुछ चीज़ें जो उन्होंने करी हैं, जैसे मोबाइल चार्जर सस्ते हैं, सोना चांदी की एक्साइज ड्यूटी जो है काफ़ी कम हो गई है, 6% कर दी गई, पहले वो 11% लगती थी। नवीनीकरण ऊर्जा पे जोर दिया जा रहा है, लोग घरों में भी सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल भी सस्ते हो गए हैं। तो वो जो सोलर पैनल है उससे हम घरों में तो बिजली यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो सरप्लस होती है, एक्स्ट्रा होती है, तो गवर्नमेंट उसको हमसे परचेस भी करती है। तो इस तरह की कई छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें मिडिल क्लास को फ़ायदा दिया गया है। एक चीज़ इसमें और की गई है, मतलब लिक्विडिटी तो है अपनी जगह कि भाई रोज़गार की बातें करी गई हैं कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और जो नया EPF में जुड़ेगा उसको सरकार अपनी तरफ से 45,000, हाँ 15,000 रुपये देंगी, तो 3 बार। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि लिक्विडिटी हो मार्केट में। पर इसके साथ साथ ये भी है कि आगे क्या सोचा जाए, क्योंकि एक मिडिल क्लास अगर अपनी सेविंग जो करता है, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास में जो महिलाएं सेविंग करती हैं वो कैश तो कम ही करती हैं, लेकिन सोना चांदी के रूप में ज़्यादा करती हैं, तो उसको भी सस्ता किया गया है। तो उसको सस्ता किया गया है, इसका मतलब कि आपकी सेविंग्स और लिक्विडिटी दोनों को बढ़ाया गया। दूसरा एक बड़ी चीज़ ये करी गई है कि जो NPS का जो इन्होंने इंटरेस्ट देना, जो पिछले समय जो है 10% था, वो अब बढ़ा के 14% हो गया। तो जो NPS इंटरेस्ट है वो बढ़ा, तो इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जो 45+ की एज में है, वो अपना NPS ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और वो 60 साल तक उसके लॉकिंग पीरियड में होगा, तो गवर्नमेंट के पास का भी फंड बढ़ेगा, जिससे गवर्नमेंट अपनी इनकम बढ़ाएगी। तो इससे दोनों को ही फ़ायदा होगा। डिप्टी, महिलाओं के लिए बजट में काफ़ी कुछ रखा गया है। महिलाओं करीब 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन वित्त मंत्री ने किया है, जो महिलाओं, बालिकाओं या बच्चियों पर फोकस है। बिल्कुल, अब तक जितने भी बजट आए हैं, जो बेनिफिशियरी रही हैं, चाहे राज्यों में रही हों या केंद्र में रही हों, उसमें महिलाओं पे बड़ा फोकस रखा जाता है। और केंद्र में चाहे राज्य में एक मंत्रालय ही अलग से बना हुआ है। लेकिन अगर अभी बात करें तो अभी आधी आबादी का खास इसलिए भी ख्याल रखा जाता है क्योंकि सच तो ये है कि अब आधी आबादी सचमुच में आधी हो चुकी है, चाहे वो देश की बात हो या प्रदेश की बात हो। तो अभी जितने चुनाव भी गए उसमें हमने देखा कि जितनी भी स्कीम्स बनी, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो या किसी भी तरह की स्कीम हो, उसमें महिलाओं को फोकस किया गया, क्योंकि महिलाएं संख्या बल में भी अब बढ़ चुकी हैं। दूसरा ये बात तो बहुत पहले से हमारे समाज में कि अगर महिलाएं बढ़ेंगी तो वो पूरे परिवार को बढ़ाएंगी, लेकिन अगर पुरुष बढ़ेंगे तो पुरुष ही बढ़ेंगे। तो ये भी बड़ी वजह है कि जितनी भी बेनिफिशियरी स्कीम्स के लिए पैसा रखा गया है, काफ़ी सारा, लगभग मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ की स्कीम, 3 लाख करोड़ का प्रोविज़न रखा गया है। तो निश्चित ही अब आगे सरकार क्या स्कीम लाती है, क्योंकि अभी तक भी जितनी स्कीम थी, जितने आवास मिल रहे थे, वो भी महिलाओं के नाम पे मिल रहे थे, जितना मुझे जानकारी है। तो लगभग इस तरह की चीज़ें लगातार हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त करने पे बात हो रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात हो रही है। तो निश्चित ही सरकार ने जो प्रोविज़न रखा है, तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसी और स्कीम्स देखने को मिल सकती हैं जिसमें कह सकते हैं महिला उद्यमी आगे बढ़ें। जिन लड़कियों को, जो यंगस्टर्स हैं, जो पढ़ के कुछ और करना चाहती हैं, स्टार्टअप करना चाहती हैं, वो और आगे बढ़ें, उनके लिए कुछ और नए प्रोविज़न रखे जाएँ इन चीज़ों में। तो ये जो 3 लाख करोड़ का जो बजट है, मुझे लगता है इससे महिलाओं को और बालिकाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा, और वो अपने मतलब ग्रोथ के लिए, चाहे वो उनका प्रोफेशनल ग्रोथ हो या वो अपना जो पूरा सोशल सिस्टम, या कह सकते हैं कि वो अपने सामाजिक उत्थान के लिए, अपने आर्थिक उत्थान के लिए उनके उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भी सरकार महिलाओं के आजीविका समूह पे बहुत काम कर रही है। जी, PM हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो लखपति दीदी बनाने का एक उन्होंने लक्ष्य दिया है सारे राज्यों को। तो शायद हो सकता है बजट में भी बिल्कुल स्वसहायता, बिल्कुल गांव-गांव में स्वसहायता समूह बने हुए हैं। लखपति दीदी बनाने का तो लगातार जो सपना है, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने एक टारगेट लेकर चली है सरकार की, कितनी लखपति दीदियां बनाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर जिस तरीके से जो स्टार्टअप होता है उसमें बैंक के जरिए जो सीधे अकाउंट में पैसा आता है, तो कई सारी ऐसी छोटी छोटी स्कीम हैं जो महिलाओं को, और खासकर हम कहेंगे कि अर्बन महिलाएं तो कुछ ना कुछ काम करती ही हैं, लेकिन जो गाँव की महिलाएँ हैं उनको आर्थिक तौर पर सशक्त कर रही हैं। तो जब गांव की महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त होती हैं तो कहीं ना कहीं पूरा समाज सशक्त होता है, वो अकेले महिलाएं नहीं होती हैं। बिल्कुल। राहुल जी, विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकार ने कंपनियों को कुछ कारपोरेट कर दर में 40% को घटा के 35% कर दिया है। इससे निवेश पे किस तरह का असर पड़ेगा? निवेश, ये कदम निवेश से ज़्यादा सरकारी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को हमारे देश में लाने के लिए किया गया है। हमारे देश के लिए एक चीज़ बहुत पहले से बोली जाती रही है कि भारत देश में टैक्सेशन का बहुत बर्डन है, टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारी फॉरेन कंपनी जो चाहती भी हैं हमारे देश में आना,
वो इसलिए हमारे देश में बिजनेस नहीं करती हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम यहाँ पर जो भी कमाएंगे उसमें से मैक्सिमम पैसा तो हम यहाँ ही सरकार को देकर चले जाएंगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन है, अगर हमको डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमको फॉरेन कंपनीज को अपनी कंट्री में लाना पड़ेगा। फॉरेन कंपनीज को हमारी कंट्री में लाने के लिए सरकार ने इससे पहले भी कई सारी स्कीम्स लेके आए थे, जिसमें वन विंडो सॉल्यूशन जो था कि हम सारे लाइसेंसेस आपको एक ही विंडो पर अवेलेबल कराएंगे। लास्ट बजट में सरकार ने एक ये प्रोविजन लेके आई थी और उसी को एनहांस करते हुए सरकार ने एक नया कदम उठाया है कि पहले जो फॉरेन कंपनी के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40% था उसको घटाकर 35% कर दिया गया है। अगर हम उसे परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 5% ही तो कम हुआ है, पर जब आप उसे मुनाफे से देखेंगे तो एक जनरली जो फॉरेन कंपनीज हैं जो भारत में बिजनेस कर रही हैं, ऑन एन एवरेज वो भारत से 5,000 करोड़, 4,000 करोड़, 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर आप 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं और उस पर आप जब 40% टैक्स भर रहे हैं तो वो 40% टैक्स 2,000 करोड़ होता है। लेकिन अगर आप उसी पर 5% टैक्स सेव कर लेते हैं तो 5,000 करोड़ का 5% टैक्स 250 करोड़ होता है। तो अगर आप देखेंगे तो अब ये फॉरेन कंपनीज के लिए भी एक इंसेंटिव का काम करेगा कि हम भारत में काम करके इतना पैसा सेव कर सकते हैं। सरकार हमारे लिए भी, और कहीं ना कहीं भारत सरकार ये एक संदेश भी देना चाहती है दुनिया को कि हम चाहते हैं कि आप भारत में आइए और आप भारत में बिजनेस कीजिए। चाहे एलन मस्क के साथ में प्रधानमंत्री जी की जो बात हुई है कि आप टेस्ला को भारत में लेके आओ, चाहे एप्पल कंपनी को जो भारत में लाने की बात की जा रही है, ये कदम मुझे लगता है कि उसी के तहत एक और स्टेप है, एक और इनिशिएटिव है भारत सरकार का कि फॉरेन कंपनीज अट्रैक्ट हो, हमारे देश में आए, हमारे देश में आकर बिजनेस करें, एस्टेब्लिश करें। और उसका दूसरा इफेक्ट भी सोचिएगा, अगर फॉरेन कंपनीज हमारी देश में आती हैं तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि सारा पैसा वो ले जाएंगे। इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगा? क्योंकि फॉरेन कंपनीज सिर्फ कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत में ही होगा, जो लोग काम करेंगे वो भारत के ही काम करेंगे। और आज जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है सरकार के सामने, चुनौती है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। उसी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार ने इस बजट में जो बोला है कि हम 1 करोड़ इंटर्न्स, 500 जो देश की टॉप 500 कंपनीज है उसमें 1 करोड़ इंटर्न्स को हम लेके जाएंगे। सरकार ने इस तरफ बात की है। सरकार उनको अपनी तरफ से भी बोल रही है कि आपकी फर्स्ट सैलरी में जो है 15,000 रुपये तक हम कंट्रीब्यूट करेंगे, सरकार ने ये भी बोला है। तो कहीं ना कहीं सरकार, अगर आप इस बजट को समझेंगे तो राउंड एंड राउंड होकर ये फॉरेन कंपनीज को भी एम्प्लॉयमेंट से जोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं ये 35% को टैक्स को कम कर देना एक सराहनीय कदम मानता हूं मैं सरकार का। प्रदीप जी, आपने भी उल्लेख भी किया था ड्रोन का उल्लेख किया था या दूसरी चीज़ों का। सरकार ने भी कृषि या संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और अब तो मंत्री भी मध्य प्रदेश के हैं, तो क्या देखें, मतलब कुछ एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए काफ़ी अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे बजट की कि प्राकृतिक खेती को सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मैं किसी भी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग आज के समय में, चाहे वो ज़मीनों का सीमांकन हो, चाहे वो किसी तरह से रजिस्ट्रीज़ का डिजिटाइजेशन हो, या डिजिटल सार्वजनिक जो आपको डीपीआई किया गया है कि लगभग 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण हो, या किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि हो, ये सारी चीज़ें विकासोन्मुखी हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जैसा आपने कृषि मंत्री का उल्लेख किया, वो हमेशा कृषि को एक लाभ का बिजनेस कहना चाहते थे। वो कहते थे कि कृषि एक लाभ का जब तक विषय वस्तु नहीं होगी तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो थीम है कि कृषि को एक बिजनेस के रूप में देखा जाए, लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, तो हम युवाओं को तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं या उनका ब्रेन ड्रेन या गाँव से शहरों की ओर पलायन तभी रोक सकते हैं जब अपने यहाँ की हम कृषि को तकनीकी से जुड़ा बताएं, विकसित होता हुआ दिखाएं। तो क्या होगा, उस युवा का उसमें इंटरेस्ट आता है। आज के युवा का जो शहर में पढ़ के गया है वो वापस उसी पुराने तौर तरीके में जाके, लेकिन अगर आप उसको इनेबल करेंगे लोन से, इनेबल करेंगे क्रेडिट कार्ड से, उनको इनेबल करेंगे डिजिटल पेमेंट से, उनको इनेबल करेंगे आप ड्रोन की सर्वेक्षण से, अगर उनको कह दो कि आप हाथ से यूरिया डालने के बजाय ड्रोन आपके इसमें यूरिया कैप्सूल डालेगा, दे विल फील इट मच बेटर। क्योंकि उनको लेबर मैनेजमेंट नहीं करना, तो लेबर मैनेजमेंट के लिए आजकल ड्रोन कैप्सूल से यूरिया डाल रहे हैं, या सर्वेक्षण टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, या गुनाई बुलाई कटाई भी मशीन कर रही है, या आज के ज़माने में युवा ऑर्गेनिक खेती के बारे में बात करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स में युवाओं को अट्रैक्ट करती हैं। और जैसा मैंने कहा शुरू में ही कि
सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा युवा है, क्योंकि वो उनका पॉलिटिकल बिल के बीच में भी आता है, तो उनको इस क्षेत्र में भी वो चाहते हैं कि वो कृषि से जुड़े रहें। पुरानी पीढ़ी जा रही, पर नई पीढ़ी भी तकनीकी के माध्यम से ही खेती से जुड़ी रहेगी। मैं सर की बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि एक IITian था हु इज़ हैविंग पैकेज ऑफ 85 लाख, तो 85 लाख रुपए साल का पैकेज उसने छोड़ा, वो अपने घर वापस आया, वहाँ पर उसने खेती करना शुरू की और आज वो लगभग साल का 4 से 5 करोड़ रुपया उस खेती से कमा रहा है, क्योंकि वो एक IITian ब्रेन था। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि जैसे एक IITian ब्रेन अगर खेती कर रहा है तो वो 80-90 लाख के पैकेज से कहीं ज़्यादा खेती करके कमा सकता है। तो हमारे देश के जो सारे फार्मर्स हैं, अगर उनको इस तरीके की एजुकेशन मिल जाए, अगर उनका एग्रीकल्चरल ब्रेन वैसा डेवलप कर दिया जाए, तो शायद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भारत से बड़ा पूरे विश्व में कहीं पर नहीं आ सकता। हम पूरे विश्व को एग्रीकल्चर की फील्ड में लीड कर रहे हैं, पर हम उसे बड़े मार्जिन से लीड कर सकते हैं अगर एजुकेशन को एग्रीकल्चर में सही तरीके से शामिल कर लिया जाए। और इस बजट में सरकार ने जो एग्रीकल्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ आई थिंक अलॉट किया है, तो ये अलॉटमेंट भी कहीं ना कहीं सरकार ने अभी पूरी तरह से तो नहीं आया है कि ये 1.5 लाख करोड़ सरकार कहाँ पर कैसे करने वाली है, पर सरकार ने जो वर्ड यूज़ किया है वो वर्ड यूज़ किया है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। सो वो ना सिर्फ इसको सिर्फ खेती तक केंद्रित रखेंगे इस 1.5 लाख करोड़ को, मुझे लगता है कि खेती के साथ खेती पर शिक्षा, जिससे जैसे एक IITian खेती करके 4-5 करोड़ रुपया साल का कमा रहा है, वैसे किसान जिनके पास जमीन है, सब कुछ है, वो भी खेती करके उतना पैसा कमा सकें। सरकार शायद उस तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रही है। इस बजट के थ्रू सरकार ये संकेत देने की कोशिश कर रही है। दीप्ति, हम सब लोग रोजगार की बात कर रहे हैं कि सरकार का फोकस रोजगार है, और आपने भी अभी सुना ही होगा बजट भाषण में कि 5 साल की अवधि के लिए 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के लिए सरकार ने 5 योजनाएं लॉन्च की हैं। प्रधानमंत्री पैकेज इसको कह रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है जो या रिएक्शन जो मिल रही है कि बेरोजगारी को कम करने में कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल, बेरोजगारी तो लगातार राजनीति का भी एक मुद्दा बना हुआ था। पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा हमको देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं अब चूँकि एजुकेशन सिस्टम भी बढ़ा है, चूँकि लोग पढ़े लिखे युवा अब ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, तो रोजगार उनके सामने एक समस्या है। दूसरा, जब कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद कई सारे युवा ऐसे थे जो विदेशों की नौकरी छोड़कर आ गए, कई सारे ऐसे थे जो अपने घरों में लौट गए, तो एक ये भी उसमें वजह रही। दूसरा, युवा लगातार शिक्षित भी हो रहा है, तो जो सरकार ने प्रोविज़न रखे हैं उसमें कह सकते हैं कि जैसे बात उसी की है कि जो बेरोजगार है उसके लिए किस तरह से अरेंजमेंट हो, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को भी जोड़ा गया है कि वो अपने यहाँ इंटर्नशिप करा सकते हैं 5 साल तक, और ये प्रोविज़न भी उसमें दिया है कि वो CSR फंड से उसको जो है काट सकते हैं, उसके ऊपर जो भी वित्तीय खर्चे आएंगे और सरकार उनको 5,000 रुपये महीने देगी। तो कहीं ना कहीं जब सरकार प्रमोट करेगी तो युवाओं के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। जैसे बात हम एग्रीकल्चर की भी कर रहे थे कि वो ड्रोन से, जैसे कि अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि ड्रोन से वो खाद डालना पसंद करेंगे, तो अगर हम इसको एग्रीकल्चर में भी युवाओं को अगर हम ज़्यादा सिखाएंगे, ज़्यादा ठीक से उनको ट्रेन किया जाएगा, तो हो सकता है कि वो स्वरोजगार को भी उस तरह से तैयार कर लें। क्योंकि देश में, और दूसरा ये जो देश में दूसरी कंपनियों के आने की बात है कि ज़्यादातर हमारे जो सॉफ्टवेयर पढ़े हुए जो युवा हैं वो ज़्यादातर विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, कई बार विदेश में चले जाते हैं, लेकिन जब वो कंपनियां यहाँ आएंगी तो यहीं रोजगार जनरेट होगा। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कोरोना काल के बाद कि चीन में जिस तरीके से वैश्विक जिस तरीके से मंदी आई है, चीन जिस तरह से मतलब आर्थिक तौर पर ख़त्म हो चुका है, तो अब अगला जो देश होगा वो भारत होगा, और भारत कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमी है वो बाउंस बैक करेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, युवाओं को सपोर्ट किया जाएगा, जिस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि वहाँ CSR फंड से उनके ऊपर आने वाले वित्तीय भार को लेकर उनको रोजगार दिया जा सकता है, तो जब सपोर्ट होगा तो निश्चित ही युवा को रोजगार बढ़ेगा भी। और आने वाले दिनों में जो एक समस्या है कि युवा क्या करे, तो जब वो ट्रेंड होगा, क्योंकि कौशल उन्नयन की बात भी लगातार होती है, उनके स्किल डेवलपमेंट की भी बात होती है, तो वो लगभग हर सेक्टर में किया जा सकता है, न केवल एग्रीकल्चर में बल्कि कई सारे सेक्टर्स में हो सकता है। और जो हमारे यहाँ एक पुरानी गांधीयन इकोनॉमिक्स थी, जो गांधी जी का दर्शन माना जाता था कि गाँव की चीज़ें गाँव में ही यूज़ होंगी, गाँव में ही खरीदा जाएगा, और उसको बड़े ग्रुप में
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना काल में, वोकल फॉर लोकल। तो जब लोकल चीज़ों को बढ़ाएंगे और लोग उनको परचेस करेंगे तो हमारा जो कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी उससे बढ़ेगी, क्योंकि हमारे देश के जो पैसे हैं वो देश में ही रहेंगे और हमारे युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा। इसीलिए एमएसएमई के लिए भी कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं। बजट तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा समय खिसक रहा है हाथ से, तो मध्य प्रदेश के लिए क्या है प्रदीप जी, कुछ अभी तक आप देख पाए हैं? अकेले मध्य प्रदेश के लिए तो उल्लेखित ऐसा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश स्टेट के हिसाब से केवल 2 ही स्टेट, आंध्र प्रदेश और बिहार लिए गए, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कृषि हमारा प्रमुख क्षेत्र है। दूसरा मुझे लगता है कौशल विकास को हम किस तरह से मध्य प्रदेश शासन टेक केयर कर सकती है, कौशल विकास के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। तीसरा, चूँकि मध्य प्रदेश शासन स्टार्टअप्स पर और एंटरप्रेन्योरशिप पर काफ़ी फोकस्ड है, तो मुद्रा रोल 10 लाख से 20 लाख कर दिए गए हैं। तो इन स्कीम्स में जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको हम बड़े आसानी से समाहित कर सकते हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित मानिए कि वहाँ से ये फंड यहाँ तक आने में कोई बहुत अधिक असुविधा होनी नहीं चाहिए, चाहे वो अधोसंरचना से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, कौशल विकास हो या रोजगार हो। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए ये आसानी से इसको कॉपी किया जा राहुल जी, सकता है। अंतिम कमेंट्स के तौर पे विदेशी पूंजी निवेश या जो विदेशी कंपनियां आएंगी, तो मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, रीजनल कॉन्फ्रेंस वगैरह की है, अभी बताया भी गया कि 22,000 करोड़ रुपये अकेले जबलपुर में निवेश की संभावनाएं बनी है। तो इससे उम्मीद जगती है मध्य प्रदेश को भी कुछ मिल सकता है। बिल्कुल, इससे मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनने में काफ़ी मदद मिलेगी। सरकार अगर देश के लिए बजट लाएगी तो मध्य प्रदेश देश का ही अभिन्न अंग है। तो अपने आप ही, जैसा कि बजट अगर 1.5 लाख करोड़ कृषि के लिए दिया जा रहा है, या बाकी सारा पैसा ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए, या 3 करोड़ घर बनाने की जो सरकार बात कर रही है कि हम 3 करोड़ घर भी बनाएंगे, जिसके लिए 10 लाख करोड़ का सरकार ने बजट अप्रूव किया है। 11 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूव किया है। तो ये सारा पैसा जो खर्च होगा, इसका प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में आना तय है। सरकार ने फ्यूचर एंड ऑप्शन पर, शेयर मार्केट पर काफी, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे जब हम कोविड के समय, उस समय मात्र 3 से 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, और आज 3 साल के दौरान हमारे डीमैट अकाउंट की संख्या 14 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब पिछले 4 साल में 10 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। अगर आप देखेंगे उस डीमैट अकाउंट की संख्या को, तो उसमें से मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और ये लोग जो अपनी पॉकेट मनी या बहुत स्मॉल इनकम है, इसको ये लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, F&O ट्रेडिंग में बर्बाद कर रहे हैं। F&O ट्रेडिंग कोई आसान खेल नहीं है, स्पेकुलेशन है, सरकार खुद मानती है कि स्पेकुलेशन है। तो सरकार देख रही थी कि अनाप शनाप पैसा जो देश का है, यंगस्टर्स का है, वो बर्बाद हो रहा है। तो यहां पर सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग पर अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डबल कर दिया है। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लोगों को जानना जरूरी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सरकार ने 12.5% कर दिया है, लेकिन जो पहले 20% हुआ करता था, इंडेक्सेशन को खत्म करके, साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाकर 15 से 20% कर दिया गया है। अभी चूंकि बजट देश का है तो बात बहुत होगी, आधे घंटे में 1 घंटे में समेटना मुश्किल है, ऐसे कई एपिसोड इस पर करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज समय कह रहा है कि बस इतना ही।